हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है बोइंग की फैक्ट्री का साइज 55 फुटबॉल फील्ड्स के साइज के बराबर है। इस वीडियो में आज हम बोइंग कंपनी के लंबे और रोचक सफर के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है जिसने एविएशन, डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट योगदान दिया है। शुरुआत से ही बोइंग ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए। इसकी फाउंडेशन 15 जुलाई 1916 को हुई थी, जब विलियम ई बोइंग ने सियाटल, वॉशिंगटन में पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी शुरू की। आज बोइंग के पास लगभग 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो नए एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और स्पेस व्हीकल्स पर रोज काम करते हैं। इस वीडियो में हम बोइंग के हर एरा पर नजर डालेंगे, पहले सी प्लेन से लेकर मॉडर्न जंबो जेट्स और स्पेस मिशन तक, और देखेंगे कि बोइंग ने हम सबकी जिंदगी को कैसे बदला है। तो चलिए सबसे पहले बोइंग के अर्ली फाउंडेशन ईयर्स 1910 से 1920 का दशक पर नजर डालते हैं। विलियम ई बोइंग एक टिम्पर बिजनेसमैन थे जिनको फ्लाइट का शौक था। उन्होंने बोइंग एयरप्लेन कंपनी को 1917 में रजिस्टर किया, लेकिन उनकी पहली कंपनी पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी 1 साल पहले से ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी। सबसे पहली क्रिएशन थी बोइंग मॉडल 1, जिसे B&W सी प्लेन के नाम से भी जाना गया, जिसे सियाटल के करीब टेस्ट किया गया। उस टाइम पर प्लेन्स मोस्टली एक्सपेरिमेंटल थे, वुड और फैब्रिक से बने होते थे। बोइंग ने सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर फोकस किया, जिससे यूएस नेवी से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और उनकी ग्रोथ को बूस्ट मिला। आगे बढ़ते हैं। 1920s से 1930s के दौरान बोइंग ने डिजाइन और प्रोडक्शन में बहुत प्रोग्रेस किया। बोइंग मॉडल 40 जैसे मेल कैरिंग एयरक्राफ्ट से एयर मेल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दोनों में मदद मिली। इस पीरियड में उन्होंने मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के प्लेन्स पर काम किया, जिससे एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन में उनकी एक्सपर्टीज और मजबूत हो गई। इंटर वॉर फेज में ही बोइंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को एनलार्ज किया, ताकि बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट बना सकें। ये ग्राउंड वर्क आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके मैसिव प्रोडक्शन एफर्ट्स में बहुत काम आया। धीरे धीरे बोइंग एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर के रूप में जान पहचान बनाता गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बोइंग सी प्लेन टाइप कीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते ही बोइंग ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन मोड पर शिफ्ट किया। उन्होंने बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और B-29 सुपर फोर्ट्रेस जैसे बॉम्बर्स डिजाइन किए, जो अलाइड फोर्सेस के लिए क्रिटिकल साबित हुए। इस दौरान बोइंग की फैक्ट्रीज 24/7 काम करती थीं और प्रोडक्शन लाइन पर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज जुटे रहते थे। वॉर टाइम रिक्वायरमेंट ने बोइंग की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस एक्सपीरियंस की वजह से बोइंग को लार्ज स्केल ऑपरेशंस, एडवांस्ड मटेरियल्स और बेटर एरोडायनामिक डिजाइन पर एक्सपर्टीज मिला। ये सब नॉलेज उनके पोस्ट वॉर कमर्शियल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोइंग ने कमर्शियल एयर ट्रैवल पर फोकस किया, क्योंकि लोग तेज सफर करना चाहते थे। 1950s और 1960s में बोइंग ने 707 इंट्रोड्यूस किया, जिसने जेट पावर्ड कमर्शियल फ्लाइट्स को पॉपुलर बना दिया। इसी से कॉन्टिनेंटल और ट्रांस ओशियानिक ट्रैवल फीजिबल हुआ। फिर बोइंग ने 727 और 737 डेवलप किए, जिनके कारण एयरलाइंस को रिलायबल सिंगल एल जेट्स मिले। इनकी असेंबली रेंटन, वॉशिंगटन फैसिलिटी में हुई, और इस पीरियड में बोइंग ने अपनी फैक्ट्रीज एक्सपैंड की और वर्कफोर्स भी काफी बढ़ गई। इंडस्ट्री में बोइंग का नाम एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरने लगा, जिससे एयर ट्रैवल एक नया रूप ले रहा था। 1970 के आसपास बोइंग ने एविएशन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क लॉन्च किया। जी हां, बोइंग 747 यानी जंबो जेट। इस प्लेन की डबल डेक डिजाइन और हाई पैसेंजर कैपेसिटी ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इसकी असेंबली बोइंग के एवरेट, वॉशिंगटन प्लांट में हुई, जिसे स्पेसिफिकली इस प्लेन के लिए एक्सपैंड किया गया।
आज बोइंग एवरेट फैक्ट्री का साइज लगभग 13.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स या 472 मिलियन क्यूबिक फीट वॉल्यूम इनक्लोज करता है। अगर फ्लोर एरिया देखा जाए तो ये लगभग 3,98,000 स्क्वायर मीटर्स या 0.398 स्क्वायर किलोमीटर्स है, करीब 55 सॉकर फील्ड जितना बड़ा। ये फैसिलिटी 747, 767, 777 और 787 की असेंबली के लिए जाना जाता है और दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग्स में से एक है। 1980s और 1990s में बोइंग ने अपना पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने 757 और 767 एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जो मीडियम हॉल और लॉन्ग हॉल रूट्स के लिए एफिशिएंट ऑप्शंस थे। इसी पीरियड में बोइंग ने डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स में भी प्रेजेंस बढ़ाई। 1997 यानी 1997 में बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्ज किया, जिससे उनकी मिलिट्री प्रोडक्ट लाइन और मजबूत हो गई। इस मर्जर से बोइंग के पास F-15 ईगल, FA-18 हॉर्नेट और C-17 ग्लोब मास्टर 3 जैसी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल आया। वर्कफोर्स में भी बढ़ोतरी हुई और बोइंग की ग्लोबल रीच और एक्सटेंसिव हो गई। हेडक्वार्टर्स जो थे वो सियाटल से शिफ्ट होकर पहले शिकागो गए और फिर आगे चलकर आर्लिंगटन वर्जीनिया पहुंचे, लेकिन वॉशिंगटन स्टेट के प्रोडक्शन हब्स अभी भी कोर बने रहे। अगर आपने रिपब्लिक डे की परेड में C-17 देखा है फ्लाई पास्ट में, तो कमेंट बॉक्स में C-17 टाइप कीजिए। 21st सेंचुरी की शुरुआत में बोइंग ने 777 यानी 777 प्रोग्राम को रिफाइन किया और फिर एक एडवांस एयरप्लेन 787 ड्रीमलाइनर लॉन्च किया। 787 में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, जिससे एयरक्राफ्ट का वेट कम हुआ और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। कैबिन डिजाइन में लार्जर विंडोज और बेटर ह्यूमिडिटी कंट्रोल ने पैसेंजर कंफर्ट को नया लेवल दिया। डिमांड इतनी बढ़ी कि बोइंग ने नॉर्थ चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में एक अलग फाइनल असेंबली लाइन लगाई, जो अपने आप में कई सॉकर फील्ड्स के बराबर एरिया कवर करती है। आज बोइंग के पास 1,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जिसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और रिसर्च स्पेशलिस्ट सब शामिल हैं, जो मल्टी स्टेट और इंटरनेशनल साइट्स पर काम करते हैं। बोइंग का कंट्रीब्यूशन कमर्शियल एयरलाइंस के बियॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेगमेंट में वो F-15 और FA-18 जैसे फाइटर जेट्स से लेकर रोटर क्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम्स तक बहुत कुछ बनाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बोइंग नासा के साथ स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS और CST-100 स्टारलाइनर कैप्सूल पर काम कर रहे हैं, जिससे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स भेज सकते हैं और मून और मार्स मिशंस की तैयारी कर रहे हैं। बोइंग की सप्लाई चेन हजारों वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को इंक्लूड करती है, जो लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं। बोइंग स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे नए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इंस्पायर होते हैं, आगे चल के एरोस्पेस फील्ड में और भी ब्रेक थ्रूज लेके आते हैं। अगर आप भी स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कमेंट बॉक्स में स्टेम टाइप करना मत भूलिएगा। आज बोइंग आर्लिंगटन वर्जीनिया में हेडक्वार्टर्ड है, पर उसकी रूट्स सियाटल रीजन में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एक सेंचुरी से ज्यादा पुरानी कॉर्पोरेशन होके बोइंग ने एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाने में बड़ा योगदान दिया है। 747 ने ग्लोबल टूरिज्म और ट्रेड को बदला, जबकि 737 सबसे ज्यादा डिलीवर्ड कमर्शियल जेट बना। बोइंग की एवरेज फैक्ट्री का एरिया 0.398 स्क्वायर किलोमीटर्स, लगभग 55 सॉकर फील्ड्स इनके मैसिव स्केल को दर्शाता है। इससे समझ आता है कि बोइंग के बिना मॉडर्न कनेक्टिविटी और एरोस्पेस एडवांसेस इतने तेज ना होते। बोइंग के एयरक्राफ्ट और स्पेस सिस्टम्स हर जगह दिखते हैं और फ्यूचर में और इनोवेशंस एक्सपेक्टेड है,
जो एविएशन और स्पेस ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाने के लिए आपका एक लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेशन देगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और ये करके आप हमारे चैनल वक्त ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम आपके लिए ऐसी और रोमांचक वीडियोस लाएं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल वक्त ज्ञान पर।